हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल चौधरी और स्वागत है आप सभी का नर्वस सिस्टम की इस दुनिया के अंदर। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है न्यूरोगिलियल सेल। नर्व सेल के बारे में अपन ने बात कर रहे थे और न्यूरॉन के बारे में अपन ने देखा। और कंप्लीटली न्यूरॉन के बारे में देखने के बाद सेकंड सेल आती है नर्व सेल, वो कौन सी आती है? न्यूरोगिलियल सेल। क्या बोल उसको, क्या दूसरा नाम क्या है? गिलियल सेल। तो कंप्लीटली गिलियल सेल या न्यूरोगिलियल सेल के बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं। आज का अपना टॉपिक रहने वाला वो क्या रहने वाला है? गिलियल सेल। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? न्यूरोगिलियल सेल। ध्यान देना, कंप्लीट नर्वस सिस्टम होता है और नर्व सेल का नेटवर्क होता है। और नर्व सेल दो होती है, एक न्यूरॉन होता है और दूसरी कौन सी होती है? न्यूरोगिलियल सेल होती है। न्यूरॉन अलग सेल होती है, गिलियल सेल अलग होती है। मेन बेसिक स्ट्रक्चरल जो फंक्शन होते हैं नर्वस सिस्टम की कौन सी? न्यूरॉन होती है। बट जो आप गिलियल सेल या न्यूरोगिलियल सेल होती है, क्या होता है? सपोर्टिंग सेल होती है इसकी, नर्वस सिस्टम की। तो फर्स्ट लाइन आप ये लिख सकते हो कि इट इज द सपोर्टिंग सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। इट इज सपोर्टिंग सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। इट इज सपोर्टिंग सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होती है? सपोर्टिंग सेल होती है। सेकंड बात ये आती है, ये कैसा सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाती है। तो ध्यान देना, तो गिलियल सेल होती है, ये कैसा सपोर्ट प्रोवाइड कराती है? इट प्रोवाइड इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड मेटाबॉलिक सपोर्ट। कैसा सपोर्ट प्रोवाइड कराती है? स्ट्रक्चरल और मेटाबॉलिक सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। कौन? आपकी गिलियल सेल। नेक्स्ट बात ध्यान देना, जो अब गिलियल सेल होती है ये न्यूरॉन से डिफरेंट होती है। एक बेसिकली अगर इनका मेन डिफरेंट देखे तो इनके अंदर दोनों के अंदर सेंट्रोसोम का डिफरेंट होता है। सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनल होता है जो सेल डिवीजन के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। और मैंने बताया था कि न्यूरॉन सेल के अंदर क्या होता है? सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। तो कभी भी न्यूरॉन सेल है उसके अंदर सेल डिवीजन कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेल डिवीजन करवाने का काम किसका होता है? सेंट्रोसोम का होता है। तो यहां पे ध्यान देना, इट इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूरॉन। इट इज डिफरेंट different from neuron because it contain because it contain centrosome। it contain centrosome। और नेक्स्ट लाइन लिख लेना, centrosome is responsible for cell division। और सेंट्रोसोम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? सेल डिवीजन के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। ग्लियल सेल की बात चल रही है, न्यूरॉन से डिफरेंट होती है। इसके पास क्या होता है डिफरेंशिएट करने के लिए कि इसके पास सेंट्रोसोम क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। और ध्यान देना, सेंट्रोसोम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? सेल डिवीजन के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अपन एक बात लिख सकते हैं कि कैंसर कैन अकर इन गिलियल सेल। ये लाइन लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है कि कैंसर can occur in glial cell, can occur in glial cell because cell division is occur, because cell division occur। कभी भी अगर कैंसर होगा, और इस वेले अगर अपन बात करें ब्रेन कैंसर की, ध्यान देना यहाँ पे ब्रेन कैंसर की बात की जा रही है। और जब भी ब्रेन का कैंसर होगा वो कौन सी सेल के अंदर होगा? गिलियल सेल के अंदर होता है। गिलियल सेल के अंदर ही क्यों होता है? क्योंकि इसके पास क्या होता है? सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। कभी भी न्यूरॉन सेल के अंदर कैंसर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा? सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है और सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं है। यहां पे क्या होता है? सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, सेल डिवीजन पॉसिबल है। तो ब्रेन का कैंसर जब भी होगा कौन सेल के अंदर होगा? गिलियल सेल के अंदर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन से डिफरेंट है। और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जा चुका है याद से कि जो ब्रेन का कैंसर होता है वो कौन सी सेल के अंदर होता है? गिलियल सेल। नेक्स्ट ध्यान लिखना, यहीं पे अगर कैंसर की बात की जाए तो अगर ब्रेन कैंसर की अगर मैं अगर बात करूं, ब्रेन कैंसर की अगर मैं यहाँ पे बात करूं और मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर की अगर बात करूं तो एडल्ट के अंदर तो कौन सा होता है? तो एडल्ट के अंदर होता है गिलियोमा। कौन सा होता है? गिलियोमा। वहीं अगर मैं चाइल्ड की अगर बात करूं तो चाइल्ड के अंदर मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर कौन सा होता है? तो वो होता है मेडुला ब्लास्टोमा। ये भी दोनों ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ से एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर इन एडल्ट वो कौन सा होता है? गिलियोमा होता है। और मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर इन चाइल्ड वो कौन सा होता है? मेडुला ब्लास्टोमा। अब बात आती है गिलियल सेल होती है वो कितने टाइप की होती है। तो जब भी अपने क्लासिफिकेशन अपन ने बात की थी तो नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में क्लासिफाई अपन ने किया था, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर टोटल नंबर ऑफ गिलियल सेल की अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ गिलियल सेल, टोटल नंबर ऑफ गिलियल सेल तो कितनी होती है? 6।
टोटल नंबर ऑफ ग्लियल सेल की अगर बात की जाए कितनी होती है, 6 होती है। 6 कौन कौन सी होती है, इन सभी के बारे में बात करेंगे और एग्जाम के पॉइंट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन बन सकते। तो ध्यान देना, ग्लियल सेल को अगर मैं डिवाइड करूं तो कितने पार्ट के अंदर डिवाइड करता हूं, यहाँ पे मैंने 2 पार्ट के अंदर मैं ग्लियल सेल को डिवाइड करूंगा। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अलग होगी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर अलग होती है। ध्यान देना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और द ऑटोनोमिक नर्वस। अब बात ये आती है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ ग्लियल सेल कितनी होती है, 4 होती है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ ग्लियल सेल कितनी होती है, 2 होती है। सर 4 कौन कौन सी होती है, तो आपने ध्यान देना, 4 ध्यान देना, यहाँ पे कैसे आपको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। और ट्रिक आपको यहाँ पे क्या रहने वाली है, ट्रिक रहने वाली है म्याऊं। अरे बिल्ली करती है म्याऊं, आवाज साउंड प्रोड्यूस होता है, तो इसी से आपको याद रखना है। कैसे याद करना है, एम का मतलब आपको याद रखना है कौन सी सेल होती है, माइक्रोगिलियल सेल। सेकंड बात, इससे आपको याद करना कौन सी सेल, एपिंडाइमल सेल। कौन सी सेल, एपिंडाइमल सेल। नेक्स्ट, ए से आपको याद रखना कौन सी सेल, एस्ट्रोसाइट सेल। कौन सी सेल, एस्ट्रोसाइट सेल। और ओ से आपको याद रखना है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। कौन सी, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। तो ये 4 सेल है, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए फंक्शन करती है। 4 ग्लियल सेल जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उनके लिए क्या करती है, फंक्शन करती है। अब ध्यान देना, इन चारों के फंक्शन जो काम करेंगे ओनली और किसके अंदर करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जितने भी पार्ट है, ब्रेन के अंदर 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, तो उन सभी का जो फंक्शन करेंगे सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही करेंगे। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 सेल होती है, एक होती है स्वान सेल, एक होती है स्वान सेल, और एक होती है सैटेलाइट सेल। कौन सी होती है, सैटेलाइट सेल। और ये दोनों सेल आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर काम करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड किया, सोमेटिक जिसके अंदर क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, और ऑटोनोमिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो इन चारों के लिए जो काम करे, क्रेनियल नर्व जितने भी है, सबके अंदर आपकी स्वान सेल और सैटेलाइट सेल क्या करती है, फंक्शन करती है। ये आपके चारों सेल आपके क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व के अंदर फंक्शन नहीं करेगी, और आप ये दोनों सेल आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर फंक्शन नहीं करे, तो ये सेपरेट है। अब इनका फंक्शन क्या होता है उनके बारे में बात करते हैं। और उनके बारे में बात करने से पहले डायरेक्टली आपको एक चीज बताऊं, सबसे लार्जेस्ट जो गिलियल सेल होती है वो कौन सी होती है, आपकी एस्ट्रोसाइट। यहां पे लिख सकते हो लार्जेस्ट गिलियल सेल, एस्ट्रोसाइट सबसे लार्जेस्ट गिलियल सेल होती है। एग्जाम पॉइंट से ध्यान देना, माइक्रोगिलियल सबसे स्मॉलेस्ट गिलियल सेल होती है। सबसे स्मॉलेस्ट गिलियल सेल कौन सी होती है, वो होती है माइक्रोगिलियल। और सबसे लार्जेस्ट सेल होती है वो कौन सी होती है, आपकी एस्ट्रोसाइट सेल। सर ये काम क्या होता है इनका, इनका फंक्शन क्या होता है, आइए डिटेल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोसाइट सेल। एस्ट्रोसाइट सेल की अगर मैं बात करूं, यहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान देना, इट इज द लार्जेस्ट गिलियल सेल। एस्ट्रोसाइट क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट गिलियल सेल होती है। नेक्स्ट, इट इज स्टार शेप सेल। किस शेप की होती है, ये स्टार शेप की क्या होती है, सेल होती है। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसा बैरियर है जो बात करें अपने ब्रेन के अंदर, कोई भी अगर फेगोसाइटिक अनवांटेड कोई बैक्टीरियल या कोई भी अगर हमारे अनवांटेड सब्सटेंस आया अपने ब्रेन के अंदर को एंट्री करता है, तो उसको रोकने का जो काम करता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर एंट्री द फॉरेन बॉडी, कोई भी अनवांटेड एंट्री करता है अपने ब्रेन के अंदर, तो उसको रोकने का जो काम किसका होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर का होता है। तो अपनी जो एस्ट्रोसाइट ग्लियल सेल होती है, तो क्या करती है, इट फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर, इट फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का काम किसका होता है, इस एस्ट्रोसाइट सेल का होता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन जो है वो क्या रहने वाला है, आपने सुना होगा, एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है और एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, एक आईसीएफ होता है और एक ईसीएफ होता है। तो उनके अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन भी होता है। अपने ओरल बॉडी के अंदर बात करें तो 70% इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है और 30% क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। तो ध्यान देना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन का काम करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, वो कौन करती है, एस्ट्रोसाइट सेल। इस चीज को लिख सकते हो कि इट मेंटेन द, को लिख सकते हो कि एस्ट्रोसाइट सेल क्या काम करती है, इट मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन इन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस चीज को इंपॉर्टेंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन का काम कौन करती है, आपकी एस्ट्रोसाइट सेल करती है। और ये सेम फंक्शन अगर मैं बात करूं, यहां पे आपने नाम सुना होगा
सैटेलाइट सेल। अरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेल का नाम सुना था, सैटेलाइट सेल, दो सेल होती है। तो ध्यान देना, ये सैटेलाइट सेल क्या काम करती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, क्या करती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन का काम करती है। ध्यान दीजिएगा इस चीज का, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन का काम कौन कर रही है, एस्ट्रोसाइट सेल। और सेम काम अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बात करूं तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन का काम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कौन कर रही है, सैटेलाइट सेल। दैट क्लियर, इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है वो नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सेल के बारे में। यहाँ पे आपकी दो सेल कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। ओलिगोडेंड्रोसाइट, ध्यान देना ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल के बारे में। चलो, आपने नाम सुना था माइलिन सी, अरे माइलिन सी का नाम सुना था। और माइलिन सी क्या होती है, फोस्फोलिपिड्स के बंडल होते हैं। जो एक्सोन की जो एक्सोलीमा लेयर, उस लेयर के ऊपर क्या होते हैं, फोस्फोलिपिड्स के बंडल प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, माइलिन सी। और माइलिन सी के बीच जो गैप होता है उसको क्या बोला जाता है, नोड्स ऑफ रनिवेरा बोला। माइलिन सी क्या फंक्शन करती है, एक्सोन के अंदर व्हाइट कलर प्रोवाइड करवाती है, और इसके साथ साथ कोई भी अगर इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन में क्या करवाती है, फास्टर कंडक्शन करवाने के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल। अब बात ये आती है कि उस न्यूरॉन के ऊपर जो एक्सोन है उसके ऊपर माइलिन सी बनाता कौन है। ध्यान दीजिएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल किसकी है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेल है। ध्यान देना, इट रेस्पॉन्सिबल फॉर माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन। माइलिनेशन लिख सकता है यहाँ पे माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन सित बनाने का जो काम होता है वो कौन सी सेल का होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। अब ध्यान देना, नर्वस सिस्टम के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जितने भी पार्ट होते हैं उन सभी पार्ट की माइलिन सित कौन बनाएगी, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। इसके इनके रिलेटेड आगे डिजीज कंडीशन भी आएगी कि अगर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन सित हटना स्टार्ट होगी तो कौन सी डिजीज कंडीशन होगी, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिन सित हटना स्टार्ट होगी तो कौन सी डिजीज कंडीशन होगी। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन सित हट रही है तो कौन सी सेल डैमेज हो रही है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिन सित हट रही है तो कौन, जो आपको याद होना जरूरी है। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेल है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन क्या बनाती है, माइलिन सित बनाने के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्स होती है। और ये सेम काम अगर बात करूं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ये माइलिन सित कौन बनाता है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो स्वान सेल होती है, स्वान सेल क्या करती है, माइलिन सित बनाने का काम करती है। लिख सकता हूं माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन, माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन। तो ध्यान देना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन सित कौन बना रही है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन बना रही है, स्वान सेल। इज दैट क्लियर। तो ये आपको याद होना जरूरी है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन बना रही है और पेरिफेरल अंदर कौन बना रही है। दैट क्लियर, के अंदर कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर, माइक्रोगिलियल सेल। माइक्रोगिलियल सेल, ध्यान देना, माइक्रोगिलियल सेल के बारे में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, इट इज द स्मॉलेस्ट गिलियल सेल। सबसे छोटी जो गिलियल सेल होती है वो कौन सी होती है, आपकी माइक्रोगिलियल होती है। माइक्रोगिलियल इज द स्मॉलेस्ट गिलियल, लार्जेस्ट कौन सी थी, एस्ट्रोसाइट थी। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज द सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। इट इज सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। ये अपने इम्यून सिस्टम क्या होती है, सेल होती है। कौन सी, आपकी माइक्रोगिलियल। माइक्रोगिलियल सेल क्या होती है, इम्यून सिस्टम की सेल होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में जो आपको ध्यान रखते हैं माइक्रोग्लियल सेल के बारे में, इट इज द सेल ऑफ टिश्यू मैक्रोफेजेस। क्या होती है, टिश्यू मैक्रोफेजेस रिलेटेड क्या होती है, सेल होती है। लिख सकता हूं, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, रेस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइटोसिस, रेस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइट। अगर अपने बात करते हैं ब्रेन के अंदर, या बोल सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल अगर एंट्री करता है और जिसका कोई काम नहीं है, कोई महत्व नहीं है, अनवांटेड है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। उसका फैगोसाइटोसिस जो फंक्शन करती है वो कौन सेल करती है, आपकी माइक्रोगिलियल सेल। किसके अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मैं लिख सकता हूं, इट इज द सेल, या ऐसे लिख सकता हूं, इट इज द टिश्यू मैक्रोफेजेस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज टिश्यू मैक्रोफेजेस, टिश्यू मैक्रोफेजेस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टिश्यू मैक्रोफेजेस जो काम करती है वो कौन सी सेल करती है, आपकी माइक्रोग्लिया। तो ऐसे फैगोसाइटिक सेल होती है।
अपनी बॉडी के अंदर, ऐसे ब्रेन के अंदर भी है। जैसे अगर बात करें कि सर ब्लड के अंदर ऐसा काम कौन करती है, तो ब्लड के अंदर जो डब्ल्यूबीसी होती है मोनोसाइट, मोनोसाइट क्या करती है आपके फेगोसाइट का फंक्शन करती है। कि सर ऐसे लीवर के अंदर भी हो सकता है, लंग्स, बिल्कुल लंग्स के अंदर फेगोसाइट का फंक्शन कौन करती है, डस्ट सेल करती है। लीवर के अंदर आपने नाम सुना कूफर सेल होती है, वो क्या करती है, फेगोसाइटिस का फंक्शन करती है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे साइड में लिख सकते हो कि लीवर के अंदर कौन सी सेल होती है फेगोसाइटिस, वो होती है कूफर सेल। कौन सी होती है, कूफर सेल। सर लंग्स के अंदर कौन सी होती है, तो लंग्स के अंदर होती है डस्ट सेल। सर ब्लड के अंदर कौन सी होती है, तो ब्लड के अंदर आपने नाम सुना होगा जो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है कौन सी, मोनोसाइट। ये क्या होती है आपकी फेगोसाइटिक सेल। ध्यान देना, फेगोसाइटिस का फंक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम अंदर कौन सी सेल करती है आपकी, माइक्रोग्लियल सेल। और ध्यान देना यही चीज अगर बात करता हूं मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर फेगोसाइटोसिस का फंक्शन कौन करता है, फेगोसाइटोसिस का फंक्शन कौन करता है, तो वो करती है कौन सी सेल, आपकी स्वान सेल। लिख सकते हो आप लोग स्वान सेल के बारे में कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेगोसाइटोसिस इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्वान सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेगोसाइटोसिस इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैंने स्वान सेल के दो फंक्शन बताए। पहला कौन सा था कि माइलिन सित बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। दूसरा क्या बताया, फेगोसाइटिस का फंक्शन किसके अंदर, पेरिफेरल। इज दैट क्लियर, इसके अंदर कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और लास्ट वन बात करते हैं एक सेल के बारे में और बच गया, और वो कौन सी है, एपिंडाइमल सेल। कौन सी बच गई, एपिंडाइमल सेल। ध्यान दीजिएगा एपिंडाइमल सेल के बारे में, इट प्रेजेंट इन इनर लाइनिंग ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। आगे बात करेंगे कि लेटरल वेंट्रिकल क्या होते हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि जो एपिंडाइमल सेल होती है वो लेटरल वेंट्रिकल के इनर लाइनिंग के पास क्या होती है, प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल, एपिंडाइमल सेल। और आप सभी को पता होगा कि जो सीएसएफ फ्लूइड होता है वो कहां से प्रोड्यूस होता है, लेटरल वेंट्रिकल से। अभी सिर्फ एपिंडाइमल सेल के लोकेशन के बारे में आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट बात आपको ये ध्यान रखना, इट हेल्प द choroid plexus for, या लिख सकते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सीएसएफ फ्लूइड बनाने के अंदर क्या करती है, कोरोइड प्लेक्सस से क्या करती है, हेल्प करती है। कौन, एपिंडाइमल सेल। एपिंडाइमल सेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम की न्यूरोग्लियल सेल, लेटरल वेंट्रिकल के इनर लाइनिंग के पास प्रेजेंट होती है। और वहीं पे क्या एक स्ट्रक्चर कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट होती है जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाती है, उसकी हेल्प करती है सीएसएफ बनाने के अंदर। कौन सेल, एपिंडाइमल। ये थी आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सेल के बारे में, और कौन सेल क्या फंक्शन करती है। ये इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए। बिकॉज क्यों आपको याद आना चाहिए, आगे जब अपन डिजीज पोर्शन की अपन बात करेंगे तो डिजीज पोर्शन के अंदर आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। कौन सी सेल डैमेज होगी, क्या फंक्शन लॉस्ट होगा, कौन सी सेल डैमेज होगी, क्या फंक्शन लॉस्ट होगा। यहाँ पे सिमिलरली अगर डायरेक्ट आपको बताऊं तो यहाँ पे आपकी स्वान सेल दो काम कर रही थी। कौन कौन से, एक तो माइलिन शीथ बना रही है, और दूसरा फेगोसाइटिस का फंक्शन क्या कर रही है, फेगोसाइटिस फंक्शन। और वे सेम बात अगर हम बात करें कहां पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, तो माइक्रोग्लियल सेल तो क्या करती है, फेगोसाइटिस का फंक्शन करती है। और ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल क्या करती है, माइलिन शीथ बनाने के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल। सैटेलाइट सेल क्या करती है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन करती है। और यहाँ पे कौन सी सेल कर रही है आपकी, एस्ट्रोसाइट सेल करती है। अरे सेम है, ये सिमिलर फंक्शन है दोनों के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के गिलियल सेल। दैट क्लियर। तो यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये कंप्लीट था आपका न्यूरोगिलियल सेल और गिलियल सेल के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं इसी कड़ी के अंदर साइनेप्स के बारे में। एक्सेसरी स्ट्रक्चर अगर बात करें आगे लेके नर्वस सिस्टम की, तो क्या आने वाला है, साइनेप्स साइनेप्स। अब ध्यान देना साइनेप्स क्या होता है। जब अपन न्यूरॉन की बात कर रहे थे वहां पे मैंने आपको बताया था कि कभी भी दो न्यूरॉन आपस के अंदर फिजिकल कनेक्शन नहीं रखते, उनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, उनके बीच में क्या होता है, जंक्शन प्रेजेंट। तो साइनेप्स क्या होता है, तो साइनेप्स की डेफिनेशन अगर बात करें तो क्या होता है, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन ऑन, या लिख सकते एंड बिटवीन न्यूरॉन एंड सोमेटिक सेल ऑफ बॉडी। दो न्यूरॉन के बीच में या न्यूरॉन और सोमेटिक सेल होती है अपनी बॉडी की, उसके बीच में जो जंक्शन बनता है उस जंक्शन को क्या बोला जाता है, साइनेप्स। बेसिकली अगर अपन न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं
इस तरीके से अपन ने इस न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बताई थी। आगे अलग अलग 3 ब्रांचेस मैंने आपको बनाए हैं, अलग अलग टीलेडेंड्रिया होता है, ये मैंने माइलिन से बना दिया, ये इसका ब्रांच पार्ट बना दिया। इस तरीके से न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के अपन ने बनाई थी, इस तरीके से अपन ने देखा था। चलो इसी तरीके से आगे मैं एक न्यूरॉन और बनाता हूँ, इस तरीके से स्ट्रक्चर न्यूरॉन की, ऐसे माइलिन सी थी और ऐसे क्या था, टीलेडेंड्रिया वाला पार्ट था। क्लियर? इसी तरीके से था, यहाँ पे फ्लूइड था, यहाँ फ्लूइड। अब यहाँ पे ध्यान देना, साइनेप्स मैंने क्या बताया, ये दो दो न्यूरॉन है और इन दोनों न्यूरॉन के बीच में ये जो जंक्शन बना हुआ है, कभी भी दो न्यूरॉन आपस के अंदर फिजिकल कनेक्शन नहीं रखते, इस चीज का ध्यान रखना। कभी भी दो न्यूरॉन आपस के अंदर फिजिकल कनेक्शन नहीं रखते। अब इन दोनों के बीच में जो जंक्शन बनता है, इस जंक्शन को क्या बोला जाता है, इस जंक्शन को बोला जाता है। बट इसके अंदर ट्विस्ट की बात ये आती है कि साइनेप्स के भी अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। अभी सिर्फ डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि दो न्यूरॉन के बीच में जंक्शन बन रहा है, या एक न्यूरॉन और अपनी बॉडी सोमेटिक सेल के बीच में जो जंक्शन बन रहा है, उसको क्या बोला जा रहा है, उसको बोला जा रहा है साइनेप्स। बात आती है पार्ट्स को लेकर, तो ध्यान देना साइनेप्स के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। ध्यान देना, पार्ट्स ऑफ साइनेप्स। तो साइनेप्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है, वो होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। सेकंड बात करें तो वो होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और थर्ड होता है, वो कौन सा होता है, पोस्ट साइनेप्टिक। कौन सा होता है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इसके बारे में थ्योरी में आपको लिखवा दूंगा, पहले एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा फिर होता क्या है। जैसे पीरियड अपन बात करते हैं, ये अपन ने बनाया डायग्राम, मैंने बात की कि कभी भी न्यूरॉन के बीच में आपस के अंदर फिजिकल कनेक्शन नहीं होता, दोनों के बीच में क्या होता है, गैप होता है, और जंक्शन उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। तो मैंने 3 पार्ट बताए, तो ध्यान देना ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को क्या बोला जाता है, पेरिसाइनेप्टिक न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, पेरिसाइनेप्टिक। क्लियर है? ये वाला जो गैप होता है, इस गैप को क्या बोला जाता है, इस गैप को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये जो ब्रांच पार्ट है, इस ब्रांच पार्ट को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पोस्ट साइनेप्टिक। क्या बोलते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब बेसिकली अपनी बॉडी के अंदर होता क्या, जैसे मान लीजिए आपको किसी, मान लीजिए मैंने मेरे हाथ को टच किया, ये इंफॉर्मेशन कहां जाएगी, मेरे ब्रेन तक जाएगी। कहां तक जाएगी, मेरे ब्रेन तक जाएगी। अब मेरे ब्रेन तक जा रही, किस तरीके से जा रही है, ये जो ब्रांच पार्ट होता है वो क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। रिसीव कर किसको देगा, सेल बॉडी को। सेल बॉडी एक्सॉन के पास जाएगी और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, प्रेजेंट। ये साइनेप्टिक नोब है, साइनेप्टिक वेसिकल है, और यहाँ पे क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। तो ये वाला पार्ट है कौन सा है, पेरिसाइनेप्टिक। ये इंफॉर्मेशन को रिलीज कहां पे करेगा, ये इंफॉर्मेशन रिलीज कहां पे करेगा, इसने इंफॉर्मेशन को न्यूरोट्रांसमीटर के साथ कहां पे रिलीज कर रहा है, इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर इंफॉर्मेशन रिलीज। और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर किसके साथ, न्यूरोट्रांसमीटर के साथ रिसीव कर लेता है, और आगे वही फिर सेल बॉडी एक्सॉन के पास आएगा, वापस से न्यूरोट्रांसमीटर वहां पे क्या होती है, इंफॉर्मेशन चली जाती है। तो ये प्रोसेस होती है इंपल्स है ट्रांसफर। तो इस तरह साइनेप्स के 3 पार्ट होते हैं। फिर ये साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास क्या होता है, साइनेप्टिक नोब होती है, इसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इंफॉर्मेशन रिलीज करता है किसके अंदर, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट एक फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या करता है, रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या करता है, इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट से इंफॉर्मेशन को रिसीव क्या होता है, रेस्पॉन्स। तो लिख सकते हैं इसके बारे में, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन यहां पे लिख सकते हो, इट हैज साइनेप्टिक नोब, it has synaptic knob filled with neurotransmitter। न्यूरोट्रांसमीटर के साथ क्या होती है, फील्ड होती है। नेक्स्ट लिख सकते हो इसके बारे में, इट रिलीज द इंफॉर्मेशन इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये क्या करता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर इंफॉर्मेशन क्या करता है, रिलीज करने से क्या होता है, रेस्पॉन्स। इज दैट क्लियर? सेकंड बात करते हैं साइनेप्टिक नोब के बारे में। लिख सकते हैं ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बारे में। और साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हो कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या करता है, इट स्टोर द इंफॉर्मेशन, इट स्टोर द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन।
प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से जो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है उसको क्या करता है, स्टोर रखने का काम किसका होता है, साइनेप्टिक। तो लास्ट वन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, तो ये क्या काम करता है, इट रिसीव इंफॉर्मेशन, इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रॉम साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या कर रहा है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट से इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल वो कौन होता है, आपका पोस्ट साइनेप्टिक। तो तीन पार्ट होते हैं साइनेप्स के, प्री साइनेप्टिक, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और द पोस्ट साइनेप्टिक। अंदर आपको कोई भी डाउट है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ साइनेप्स, ये थे पार्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइनेप्स। अब ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से अपन ने इमेज बनाई, जिस तरीके से अपन ने डायग्राम देगा, ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन ऐसे डेंडा एक्सोन है वो रिलीज करेगा और डेंडा रिसीव करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि दो एक्सोन के बीच में क्या हो, जंक्शन हो। ऐसा थोड़ी है डेंड्राइट्स और एक्सोन के बीच में जंक्शन हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों दोनों एक्सोन के बीच में क्या हो, जंक्शन हो। ऐसा भी हो सकता है न्यूरॉन और अपनी बॉडी की सोमेटिक सेल उसके बीच में क्या हो, जंक्शन हो। तो इसी आधार पे तीन पार्ट्स के अंदर इनको डिवाइड किया गया, तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड किया किसको, साइनेप्स को। पहला होता है साइनेप्स का पार्ट, वो होता है एक्सो एक्सोनिक साइनेप्स। कौन सा होता है, एक्सो एक्सोनिक साइनेप्स। जैसा कि अपन बेसिकली अगर बात करें जंक्शन बिटवीन जंक्शन बिटवीन जंक्शन बिटवीन एक्सोन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड एक्सोन ऑफ अनदर न्यूरॉन। दो न्यूरॉन के एक्सोन के बीच में अगर गैप है तो अपन क्या बोलते हैं, एक्सो एक्सोनिक। जैसा कि ये मान लीजिए स्ट्रक्चर है, एक मैंने क्या बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, एक्सोन बना दिया, माइलिन शीथ बना दिया। और वैसे ये दूसरा एक्सोन हो गया, ये दूसरा एक्सोन हो गया। और अगर इन दोनों एक्सोन के बीच में गैप होता है, इस गैप को क्या बोलते हैं, अपन इसको बोलते हैं एक्सो एक्सोनिक साइनेप्स। तो दो एक्सोन के बीच में, दो न्यूरॉन के, और दोनों न्यूरॉन अलग अलग है और दोनों जो एक्सोन उनके बीच में जंक्शन बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, एक्सो एक्सोनिक साइनेप्स। सेकंड में बात करते हैं इसी कड़ी के अंदर आगे, ध्यान देना भैया। सेकंड होता है एक्सोडेंड्राइटिक। कौन सा है, एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स, एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स। ध्यान देना, डेफिनेशन अगर बात करें तो जंक्शन बिटवीन एक्सोन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। और ये जो अपन स्टार्टिंग के अंदर साइनस के बारे में जैसे समझा था कि पहला एक्सोन आ गया और दूसरा पार्ट क्या आ गया, डेंड्राइट्स आ गया, उनके बीच में जंक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स। और थर्ड वन बात करते हैं एक्सोसोमेटिक साइनेप्स। थर्ड वन बात करें तो कौन सा है, एक्सोसोमेटिक साइनेप्स, एक्सोसोमेटिक साइनेप्स। और एक्सोसोमेटिक साइनेप्स की अगर अपन बात करें तो क्या होगा, जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड सोमेटिक सेल ऑफ बॉडी, सोमेटिक सेल ऑफ बॉडी। अपने बॉडी की सोमेटिक सेल और न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन बना उसको क्या बोला है, एक्सोसोमेटिक साइनेप्स। और इसका एक फेवरेट एग्जांपल जो सभी ने सुना होगा, क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन और मसल के बीच में जंक्शन बनता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसको क्या बोला जाता है, एक्सोसोमेटिक साइनेप्स। के लिए समझ में आ गया होगा कि साइनेप्स क्या होता है, पार्ट्स कैसे डिवाइड किए और कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपको इजीली अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो सपोर्टिंग नंबर आपको दिए हैं, उनके व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने डाउट को आप लोग क्लियर कर लें। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ऐसे एक शानदार नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।